प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो हमारा अध्याय था 8वां अध्याय जल संसाधन, उसका तीसरा पार्ट है। इससे पूर्व हम भारत सरकार की जो नदी घाटी परियोजनाएं थी, जिसमें भांखड़ा नांगलबान, दामोदर घाटी जो परियोजना थी, अब हम राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान में जो नदियों के ऊपर जो बांध बनाए गए हैं उसके बारे में हम विस्तार से वर्णन करेंगे। जिसमें आज हम सबसे पहले जो राजस्थान में चंबल घाटी परियोजना है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हेडिंग डालें, राजस्थान में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। नदी घाटी परियोजनाएं। अब तो इस परियोजना में हम सर्वप्रथम राजस्थान की जितनी भी जो बहुउद्देशीय यानी मल्टीपर्पज, जिसका उद्देश्य दो से जैसे पेयजल के लिए हो, यानी पीने के लिए पानी, सिंचाई के लिए, उसको क्या बोलते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो इस नदी घाटी परियोजना में हम सर्वप्रथम चंबल नदी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? चंबल नदी के बारे में। तो नंबर 1 लगा के हेडिंग डाले, चंबल घाटी परियोजना। कौन सी? चंबल घाटी परियोजना। तो इसको आप रेड के पेन से लिख सकते हैं या इसके नीचे लाइन रेखांकित कर सकते हैं। अब हम चंबल जो नदी घाटी परियोजना है इसके बारे में अब विस्तार से वर्णन करेंगे। तो ये योजना इसके सामने लिख सकते 1953 में प्रारंभ हुई थी। अब जो चंबल नदी उद्गम के बारे में पढ़ लेते हैं। चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश से होते हैं। कहाँ से होते हैं? मध्य प्रदेश से, विंध्याचल की पहाड़ियों से। और ये चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती हुई और फिर ये राजस्थान में प्रवेश करती हैं। राजस्थान से फिर धौलपुर होती हुई यमुना में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? उत्तर प्रदेश में इटावा के पास। उत्तर प्रदेश में कहाँ? इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये तो एक बेसिक जानकारी थी कि इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश से होता है। ये राजस्थान में प्रवेश करती हैं और राजस्थान के 6 जिलों में बहती हुई और जो अपना पूर्वी जिला है धौलपुर से उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी जो गंगा की प्रमुख सहायक नदी भी है। ये आपको मैं समझने के लिए बताया था। तो राज्य कौन से? 1, 2, 3। ये कितने राज्यों में बहती हैं? 3 में, यानी मध्य प्रदेश से निकलती हैं और ये मंदसौर होती हुई राजस्थान में प्रवेश करती हैं चित्तौड़गढ़ में, फिर वहाँ से ये यमुना में मिल जाती हैं। अब देखो, अब आपको लिखना है, ऐसे पॉइंट बना के लिखना है अलग अलग, ताकि याद करने में आसानी रहे। यह परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश, दोनों नाम याद रखने हैं। यह परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना है। राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अब देखो, ये जो चंबल नदी है ये अपने राजस्थान
और जो मध्य प्रदेश जहाँ से इसका उद्गम होता है, उन दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है, अर्थात इन दोनों राज्यों को इसका लाभ प्राप्त होता है। और इस नदी में जो अपर्दन बहुत ज़्यादा होता है और बाढ़ की संभावनाएं होती है, इस कारण से इसको 3 चरणों में आरंभ किया गया। तो अगली लाइन में क्या लिखेंगे, इस नदी के कारण यानी चंबल नदी में भूमि अपर्दन, अपर्दन यानी कटाव, अपर्दन यानी कटाव, वह बाढ़ की समस्या से बचने के लिए इस परियोजना को 3 चरणों में, तो चरण भी पूछ देने के बाद छोटे प्रश्न में तो यहाँ रेखांकित कर लेंगे। तो चंबल घाटी परियोजना वो कितने चरणों में पूर्ण की गई, 3 चरणों में। कितने चरणों में, 3 चरणों में पूर्ण की गई है सब। जहाँ से वाक्य पूर्ण हो जाता है तो अगली लाइन से ही स्टार्ट करें। अब जो 3 चरण में, पहला चरण है, इसमें 4 बांध बने हैं। तो चरण तो कितने, 3, और बांध कितने, 4। तो इसमें देखो प्रथम चरण में, तो यहाँ से लिखेंगे 3 चरण है ना, तो प्रथम चरण, यहाँ लाइन खींच लेंगे। प्रथम चरण में गांधी सागर बांध, तो पहले चरण में गांधी सागर बांध बनाया गया चंबल नदी के ऊपर। कहाँ, मध्य प्रदेश में। कहाँ बनाया गया, मध्य प्रदेश में। कहाँ बनाया गया, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। तो यहाँ कोष्टक बंद कर देंगे, फिर मंदसौर जिले में। तो पहले चरण में कौन सा बांध बनाया गया, गांधी सागर बांध। कहाँ, ये गांधी सागर बांध कहाँ बना, मध्य प्रदेश में। यहाँ राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो अभी इस परियोजना में ये जो गांधी सागर बांध बना, तो हमें याद रखना है भी राजस्थान में बना या एमपी में। तो एमपी में बना, कौन से जिले में, मंदसौर जिले में। कौन से जिले में, मंदसौर जिले में। अब देखो, तो इस पे कुल बांध कितने थे, कितने बने, 4 बांध। चरण कितने, 3, ऐसे याद रखेंगे। 3 तो चरण है और इन 3 चरणों में वो बने, और बांध कितने, 4। तो पहले चरण में एक बांध बनाया गया जिसका नाम था गांधी सागर बांध। तो ये बांध कहाँ है, मध्य प्रदेश में। बाकी 3 बांध बच गए, वो 3 बांध कहाँ बने, राजस्थान में। तो देखो द्वितीय चरण में, प्रथम चरण होगा तो अगली लाइन से स्टार्ट करेंगे। द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। ये कहाँ है तो राजस्थान जिले में। कौन से में, रावतबाटा चित्तौड़गढ़, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ जिला और जिले में कौन सी जगह है, रावतबाटा के पास, रावतबाटा में। दूसरा द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, कौन सी जगह है, रावतबाटा में बनाया गया। इसे पूरा आप आगे लिख लेंगे। द्वितीय चरण में राणा प्रताप, देखो अब राणा प्रताप जो महाराणा प्रताप थे उनके नाम पर, तो वो चित्तौड़ आप याद रख लेंगे क्योंकि तो मेवाड़ के तो महाराणा थे वो। जैसे उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, तो राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में
राउतबाठा में स्थित हैं। तो ये 2 चरण पूर्ण हो गए। तीसरे चरण में कौन सा बांध? जवाहर सागर पिकअप बांध। कौन सा बांध? जवाहर सागर पिकअप बांध, जो कोटा बूंदी की सीमा पर बनाया गया, तथा एक विद्युत गृह का निर्माण भी किया गया। अब इसको ऊपर की तरफ लिख देते हैं, इधर 2 चरण हो गए। ये लिख लिया होगा आपने। ये परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। भूमि अपरदन यानी कटाव व बाढ़ की समस्या से बचने के लिए इस परियोजना को यानी संबलगाठी परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया गया। ये 1953 में प्रारंभ की गई। अब देखो 2 चरण हो गए। तीसरे चरण में कुल चरण कितने थे? 3। तो तीसरे चरण में कोटा बूंदी की सीमा पर, तीसरे चरण में कोटा बूंदी की सीमा पर कौन सा बांध? जवाहर सागर पिक अप, लाइन खींच लेंगे। कोटा बूंदी से कौन सा बांध बनाए गए हैं? जवाहर सागर पिकअप बांध। वह जल विद्युत गृह यानी इससे बिजली बनाई जाती है, जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया। अब देखो तीसरे चरण में जो कोटा बूंदी है अपना हाड़ौती का क्षेत्र कोटा बूंदी, उसकी सीमा पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जवाहर सागर पिकअप बांध व जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया, यानी बिजली बनाई जाती है। अब देखो पिकअप बांध क्या होता है? ये बांध कौन सा है? पिकअप बांध। इसको पूरे इस संबलगाठी परियोजना को पढ़ने के बाद हम पिकअप बांध के बारे में पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। पिकअप बांध क्या होता है? तो पिकअप बांध क्या होता है? जहाँ से विभिन्न बांधों से पानी को इकट्ठा किया जाता है, जो पानी छोड़ा जाता है उसको इकट्ठा किया जाता है और बाद में क्या किया जाता है? उसको समान रूप से वितरित कर दिया जाता है। वही कौन सा बांध है? पिकअप बांध। यानी विभिन्न बांधों से छोड़े गए पानी को या जल को क्या किया जाता है? संचित या इकट्ठा किया जाता है, बाद में उसको समान रूप से क्या कर दिया जाता है? वितरित कर दिया जाता है। तो चरण 3 हो गए। और अगला बांध कौन सा? बांध कितने थे? 4। कोटा बैराज। कोटा बैराज, कोटा बैराज से नहरें निकाल कर सिंचाई की जाती है, सिंचाई की जाती है। तो बांध कितने हो गए? 4। और चरण कितने हो गए? 3। तो अब देखो 3 चरण। प्रथम चरण में गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में बनाया गया, और दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध जो चित्तौड़गढ़ में राउतबाटा के पास, वो तीसरे और अंतिम चरण में कोटा और बूंदी जो हाड़ौती में है उसकी सीमा पर जवाहर सागर बांध। तो जिस बांध के नीचे की लाइन को रेखांकित कर लेंगे, पिकअप बांध बनाया गया। तो यह पिकअप शब्द है। तो पिकअप बांध क्या होता है? विभिन्न बांधों से छोड़े गए पानी को या जल को पहले इकट्ठा कर लिया जाता है, बाद में क्या करते हैं? उसको समान रूप से वितरित कर देते हैं। और विद्युत गृह यानी इसके पानी से बिजली भी बनाई जाती है। और चौथा बांध कौन सा है? कोटा बैराज। अब तो यहाँ बैराज शब्द आया है, तो बैराज क्या है? कई बार प्रश्न पूछ लेते बैराज से आप क्या समझते हैं? तो कोटा तो जिले का नाम है, और बैराज क्या है? तो बैराज वह स्थान जहाँ से सिंचाई के लिए, किसके लिए? सिंचाई के लिए नहरें निकाली जाती हैं, उसे हम बैराज कहते हैं। जैसे अब आप इसमें उदाहरण भी लिख सकते हैं।
जैसे एक तो लिखाई है कोटा बैराज, कोटा बैराज, दूसरा हरि के बैराज, हरि के बैराज। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे जब इंदिरा गांधी नहर के बारे में हम वर्णन करेंगे। तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई थी? हरि के बैराज से, पंजाब से। तो इस हरि के बैराज, तो इस बैराज शब्द का अर्थ भी क्या है? कि सिंचाई के लिए नहर, इंदिरा गांधी क्या एक नहर का नाम है। तो ये बैराज वही शब्द है, वही स्थान जहाँ से सिंचाई के लिए नहरें निकाली जाती है। तो अंतिम लिख ले कोटा बैराज से नहरें निकाल कर सिंचाई की जाती है। तो ये आपका एक कंप्लीट हो गया। कौन सा? चंबल घाटी परियोजना। ये लिख लिया होगा आपने। चरण कितने? 3। बांध कितने? 4। पहले चरण में गांधी सागर बांध बनाया गया था कहाँ? मध्य प्रदेश में। बाकी 3 बांध का है अपने राजस्थान में है। तो दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और तीसरे चरण में कोटा बूंदी की सीमा पर जो जवाहर सागर बांध बना है। कौन सा बांध है? पिकअप बांध। तो पिकअप बांध का लास्ट में लिखेंगे पिकअप बांध कौन सा होता है। और चौथा बांध कौन सा? कोटा बैराज, जहाँ से सिंचाई के लिए या नहरें निकालकर सिंचाई की जाती है। तो बैराज शब्द का अर्थ क्या होता है? वह स्थान जहाँ से सिंचाई के लिए नहरें निकाली जाती है। तो ये आप लिख लिया होगा ये आपने। अब देखो ये दो शब्द आए थे, इनके बारे में कई बार परिभाषा पूछ लेते हैं। बैराज क्या है और पिकअप बांध क्या होता है? इसमें तो आपको इतना ही याद करना या लिखना है। अब देखो इसके नीचे परियोजना के लास्ट में एक लाइन छोड़ के लिख ले बैराज, हेडिंग डाल लें बैराज। प्रश्न क्या बनेगा? बैराज से आप क्या समझते हैं? बैराज किसे कहते हैं? तो जो मुख्य नहर होती है उसका वही साथ जहाँ से सिंचाई के लिए नहरें निकाली जाती है उसे क्या कहते हैं? बैराज कहते हैं। वो देखो वह स्थान जहाँ से सिंचाई के लिए, पीने के लिए नहीं, अब ये शब्द याद रखना है, सिंचाई के लिए नहरें निकाली या नहरें निकाली जाती हैं। बैराज कहलाता है, बैराज कहलाता है। अब हम इसका उदाहरण भी लिख सकते हैं। भाई बैराज कौन से? जैसा भी हमने पढ़ा, उदाहरण के लिए जैसे कोटा बैराज जो चंबल नदी पर है। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। अगला है हरि के बैराज, हरि के बैराज रावी और सतलज नदी के किनारे जहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। तो ये 2 उदाहरण लिख सकते हैं। अगला पॉइंट डालेंगे पिकअप बांध, जो भी शब्द है ना राणा प्रताप, ये जवाहर सागर पिकअप बांध, पिकअप बांध। तो पिकअप बांध क्या होता है? तो इसमें लिखे इसमें विभिन्न बांधों से छोड़े गए जल को या पानी को इकट्ठा किया जाता है। इसमें विभिन्न बांधों से छोड़े गए जल को इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है तथा बाद में
तथा बाद में उसे समान रूप से वितरित कर दिया जाता है। तथा उसे बाद में समान रूप से नहीं बराबर मात्रा में वितरित कर दिया जाता है। तो पी का बांध कौन सा है? वह बांध जिससे विभिन्न बांधों से छोड़े गए जल को क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है, संचित किया जाता है। और इकट्ठा करने के बाद उस जल को बराबर मात्रा में या समान मात्रा में वितरित कर दिया जाता है। तो ये कौन सा है? पी का बांध हो गया। अब देखो नदी घाटी परियोजना में एक परियोजना पूरी हो गई, चंबल परियोजना। बिल्कुल सरल है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर ही बनी हुई है और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बहती तो 3 राज्यों में है क्योंकि ये यमुना में जाके मिल जाती है। तो तीसरा स्टेट कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश। परियोजना 2 की याद रखनी है। चरण कितने? 3 और बांध कितने? 4 बांध, जिसमें से एक बांध तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में, गांधी सागर बांध मंदसौर जिले में। बाकी 3 बांध गए अपने राजस्थान में स्थित हैं, जिसमें जवाहर सागर बांध हो गया, राणा प्रताप सागर बांध हो गया और ये कोटा बूंदी की सीमा पर एक लास्ट वाला कौन सा था? कोटा बैराज, जिससे सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई हैं। अगला है अपना 2 नंबर पे परियोजना कौन सी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यह इसका दूसरा नाम क्या है? राजस्थान नहर। तो नीचे आप लिख सकते हैं इंदिरा गांधी नहर का पूर्व नाम क्या है? राजस्थान नहर। ये दोनों याद रखना है। इंदिरा गांधी 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उसकी स्मृति में 1984 में राजस्थान नहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। अब हम इंदिरा गांधी नहर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है। तो देखो रावी और सतलज नदी, रावी व सतलज नदी का जो संगम होता है, जहाँ ये नदी मिलती है, वहाँ पर एक हरि के बैराज बांध बनाया गया है। कौन सा बांध? हरि के बैराज। अभी आया था, मैंने बताया भी था, जैसे कोटा बैराज उसी पर हरि के बैराज है जो रावी और सतलज नदी के संगम पर बना हुआ है। हरि के बैराज, तो बैराज कौन सा? वही नहरें निकाल कर सिंचाई की जाती है। तो बैराज में इंदिरा गांधी क्या है? नहर ही तो है। तो हरि के बैराज से क्या है? ये नहरें निकाली गई हैं। अब देखो इसमें 2 चरणों में पूर्ण किया गया। एक तो जो मुख्य नहर का हिस्सा है, प्रारंभिक स्थल भी बोल सकते हैं इसको, प्रारंभिक स्थल कौन सा? हरि के बैराज से लेकर अपने राजस्थान में एक जगह मसीता वाली, राजस्थान में एक जगह का नाम है मसीता वाली, हनुमानगढ़ में। कहाँ है? हनुमानगढ़ में। तो इसी हनुमानगढ़ हरि के बैराज से लेकर हनुमानगढ़ तक इस नहर को क्या कहते हैं? इस चरण को फीडर नहर या राजस्थान फीडर नहर क्या कहते हैं? फीडर नहर। कहाँ से? हरि के बैराज से लेकर राजस्थान तक जो नहर बनाई गई है, कहाँ? हनुमानगढ़ जिले में। जगह का नाम है मसीता वाली। यहाँ से यानी हरि के बैराज से स्टार्ट होती है इंदिरा गांधी नहर, यहाँ से स्टार्ट की गई है। और जैसे ये राजस्थान में प्रवेश करती है हनुमानगढ़ में मसीता वाली तक, इसको राजस्थान फीडर नहर कहा जाता है। जो 204 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 204 किलोमीटर
और इस नहर की कुल लंबाई पूछे तो इसकी इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है, तो 649 किलोमीटर ये पूरी लंबाई है। तो यहाँ तक हो गया ये। अब देखो ये जो इंदिरा गांधी नहर है ये राजस्थान की नहीं या भारत की नहीं, पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मानव निर्मित, यानी कृत्रिम झील हो गई ना, मानव निर्मित है तो मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है, झील क्या नहर है एशिया महाद्वीप की, भारत की नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें आप लिखें यह नहर, ये तो लिख लिया पॉइंट, तो यह नहर रावी व सतलज, यह नहर रावी व सतलज, इन नदियों का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये कौन सी नदियों के संगम से निकलती है। रावी व जो सतलज नदी मिलती है उस पर हरि के बैराज बनाए गए, वहाँ से निकलती है। सतलज के संगम पर बने यह नहर रावी व सतलज के संगम पर बने, अभी मैंने आपको बताया ये हरि के बैराज, हरि के बैराज से निकाली गई है। ये आप लिख लेंगे। यह नहर कौन सी नहर, राजस्थान नहर, जिसका पुराना नाम है, नया नाम कौन सा है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है उसकी स्मृति में। तो हरि के बैराज ये भी याद रखेंगे, या तो मुख्य के नीचे लाइन खींच लिया करो। रावी सतलज के संगम पर बने हरि के बैराज से निकाली गई है। अब देखो दूसरी लाइन में लिखेंगे यह भारत की ही नहीं, यह भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की, पूरा एशिया महाद्वीप आ गया इसमें, एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित, एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर प्रणाली है, नहर प्रणाली है। तो यह एशिया महाद्वीप या एशिया की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। अब देखो इसका उद्देश्य लिख लेते हैं हम। तो पॉइंट में आप उद्देश्य लिखिए, इसका उद्देश्य क्यों बनाई गई, इसका उद्देश्य क्या था, अलग से प्रश्न पूछ ले कि इंदिरा गांधी नहर का उद्देश्य क्या था। तो देखो जो अपने पश्चिमी राजस्थान, इंदिरा गांधी पश्चिमी राजस्थान जो अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान, उसके जो मरुस्थलीय ज़िले हैं उनके लिए ये बनाई गई है। तो देखो तो मरुस्थल में खेती कम होती है, वहाँ आबादी कम है, और जो व्यर्थ बेकार ज़मीन पड़ी होती है उसको काम में लेने के लिए ये इंदिरा गांधी नहर बनाई गई थी। तो उद्देश्य में आप लिखिए मरुस्थल कौन सा, थार का मरुस्थल। तो मरुस्थल में पेयजल यानी पीने का जल, पेयजल आपूर्ति, फिर कोमा लगाएंगे व्यर्थ भूमि, व्यर्थ
यानी बेकार जो ज़मीन पड़ी है। व्यर्थ भूमि यानी पेयजल आपूर्ति यानी पीने के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है। व्यर्थ भूमि यानी ज़मीन, व्यर्थ भूमि तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी बसाने के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी बसाने के उद्देश्य से यह नहर निकाली गई। आबादी बसाने के उद्देश्य से यह नहर निकाली गई। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी? जो पाकिस्तान की लगती है, जिसे हम रेड क्लिप लाइन या रेखा भी कहते हैं। अब देखो इसकी कुल लंबाई कितनी है? अभी मैंने बताया ऊपर 649 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है हरीके बैराज से, और जो शेष हैं 169 किलोमीटर पंजाब में और 14 किलोमीटर 169 किलोमीटर पंजाब में और 14 किलोमीटर हरियाणा में, और बाकी शेष बच गई वो कहाँ है? राजस्थान में इसकी सर्वाधिक लंबाई है। इसके अलावा राजस्थान के 9 जिलों में 29 कस्बों में और 3461 गाँवों में इनको क्या है? जलापूर्ति की जाती है। 9 तो क्या है? जिले हैं, और 29 टाउन कस्बे उनमें क्या है? और 3461 जो गांव हैं ग्रामीण इलाके हैं उनमें इनको पानी मिलता है। तो देखो आगे लिखेंगे, हमें उद्देश्य लिख लिया आपने। इस नहर की, या पूरा नाम लिख सकते हैं, इंदिरा गांधी नहर। इस नहर की कुल लंबाई तो याद रखना है, पूछ सकते हैं इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर है, जिनमें से तो देखिए इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है, जिनमें 169 किलोमीटर कहाँ है? पंजाब में। 169 किलोमीटर कहाँ है? पंजाब में। और 14 किलोमीटर हरियाणा में एवं शेष राजस्थान में है। तो सर्वाधिक कहाँ हो गई? राजस्थान में 169, पंजाब में 14 किलोमीटर हरियाणा में, और शेष कहाँ है? राजस्थान में। तो देखो इसको हमें 649 टोटल है, तो उनमें से हम 169 को 14 को जोड़ देंगे, फिर इसमें से शेष निकाल लेंगे तो 400 से भी ऊपर हो जाएगा। तो सर्वाधिक कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में है। अब देखो इस नहर के द्वारा, ये आपने लिख लिया होगा, उद्देश्य मैंने लिखाई दिया था। कुल लंबाई 600, ये याद रखना आपको, 649 किलोमीटर। अब देखो ये एशिया की, भारत की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर भी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी को बसाने के लिए और जो बेकार व्यर्थ ज़मीन पड़ी है उनको काम में लेने के लिए इस नहर प्रणाली को
विकसित किया गया। अब देखो अगली लाइन से लिखेंगे आप, इस नहर के द्वारा या इस नहर प्रणाली के द्वारा राजस्थान के 9 जिलों में इस नहर के द्वारा राजस्थान के 9 जिलों, फिर कोमा लगे 29 टाउन, 29 कस्बों में एवं 3461 गांवों को पेयजल आपूर्ति की जाती है। तो ये याद रखना है, कितने ज़िले? 9 जिलों को इस नहर के द्वारा, इंदिरा गांधी नहर जिसको हम पूर्व में राजस्थान नहर कहते थे, राजस्थान के 9 जिलों में जो उत्तर पश्चिमी ज़िले हैं राजस्थान के, 29 टाउन और 3461 जो विलेज गांव है, उनको क्या मिलता है? पेयजल, सिंचाई नहीं, पेयजल याद रखना। पेयजल यानी पीने का पानी की आपूर्ति की जाती है या मांग को पूरा किया जाता है। अब देखो अगली लाइन से लिखेंगे, इस नहर प्रणाली को 2 चरणों में पूरा किया गया। इस नहर का कार्य या निर्माण 2 चरणों में, ये याद रखेंगे आप, ये नीचे लाइन खींच लेंगे। 2 चरण, जैसे अभी हमने चंबल पढ़ा था, चंबल कितने चरणों में थी? 3 चरणों में। उसी प्रकार इंदिरा गांधी नहर का जो निर्माण कार्य है वो 2 चरणों में पूरा किया गया। 2 चरणों में पूर्ण किया गया। अब देखो 2 चरण कौन से? 2 चरणों में पूर्ण किया गया, ये याद रखना है। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य कितने चरणों में पूर्ण किया गया? 2 चरणों। तो मुख्य जितने पॉइंट है उसके नीचे रेखांकित कर ले, लाइन खींच ले। अब देखो पहले 2 चरण है, तो उसमें एक तो कौन सा? अभी मैंने बताया था ऊपर आपको, राजस्थान फीडर नहर, राजस्थान फीडर नहर। तो एक तो कौन सी थी? एक चरण में राजस्थान फीडर नहर। तो फीडर नहर कौन सी थी? जो भी मैंने बताया, प्रारंभिक स्थल हरिके बैराज से लेकर मसीता वाली हनुमानगढ़ तक बनाई गई। तो पहले में देखो राजस्थान फीडर नहर का निर्माण, राजस्थान फीडर नहर का निर्माण प्रारंभिक स्थल कौन सा? हरिके बैराज से निकाली गई थी। स्थल हरिके बैराज से लेकर मसीता वाली पोस्टिंग में लिखेंगे हनुमानगढ़। मसीता वाली हनुमानगढ़ तक। देखो राजस्थान फीडर नहर पहले चरण में, इसमें का निर्माण प्रारंभिक स्थल, तो प्रारंभिक स्थल कौन सा था? हरिके बैराज से लेकर मसीता वाली हनुमानगढ़ तक किया गया। तो दोनों को अलग अलग याद, तब अच्छी तरह याद होगा।
तो एक चरण में तो कौन सा, राजस्थान फीडर नहर का निर्माण किया गया। तो यहाँ नीचे इसका निर्माण भी ये कितने किलोमीटर लंबी है, यानी हरिके बैराज से लेकर जो मसीता वाली है हनुमानगढ़ में, तो यहाँ से यहाँ तक लेकर इसकी टोटल जो लंबाई है वो कितनी है, 204 किलोमीटर। कितनी है, 204 किलोमीटर। तो आप ये अलग से भी लिख सकते हैं, इसके पास में लिख लें, जो फीडर नहर थी उसकी लंबाई कितनी है, लंबाई 204 किलोमीटर। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। या तो लास्ट में लिख लें कुल लंबाई किसकी, फीडर नहर की 204 किलोमीटर, या शुरू में लिख सकते हैं जहाँ से हम लिखना स्टार्ट करें राजस्थान फीडर नहर, फिर कोष्टक में लिख सकते हैं 204 किलोमीटर लंबाई। इसकी लंबाई कितनी है, 204 किलोमीटर किसकी, फीडर नहर की। अब देखो दूसरी है, अब जो एक स्थल तो यहाँ तक पूरा हो गया, मसीता वाली हनुमानगढ़ तक, तो यहाँ से एक चरण तो ये हो गया फीडर नहर जिसको बोलेंगे हमें फीडर नहर। अब देखो हरिके बैराज है, मान लो ये रावी सतलज के संगम पर, यहाँ से लेकर ये पंजाब में आ गया, फिर यहाँ से मान लो ये बॉर्डर है राजस्थान के ऊपर, जो जिला कौन सा है, गंगानगर हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ उत्तर की तरफ है, तो हनुमानगढ़ में एक जगह का नाम है मसीता वाली, वहाँ तक इसकी कुल लंबाई कितनी है, 204। किसकी, फीडर नहर की। फीडर कौन सी, राजस्थान फीडर नहर की लंबाई 204। एक हो गया। अब यहाँ पूरा हो गया ये काम, पहला कार्य पूरा हो गया, पहला चरण पूरा हो गया। अब देखो दूसरा कौन सा है, मुख्य नहर। तो 2 नंबर लगा सकते हैं, मुख्य नहर। इसको साफ कर देते पहले ताकि समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो अब पढ़ेंगे हम मुख्य नहर। एक तो 2 चरण में, एक तो कौन सी हो गई, राजस्थान फीडर, जिसकी लंबाई कितनी है, 204 किलोमीटर। अब देखो नंबर 2 लगा के लिख सकते हैं मुख्य नहर। मुख्य नहर, मुख्य नहर, इसकी लंबाई यही लिख दे, उसकी 204 थी, 200 लंबाई, 445 किलोमीटर। तो मुख्य नहर की लंबाई कितनी, 445 किलोमीटर। अब आगे लिखेंगे। अब देखो पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक तो कौन सी हो गई, राजस्थान फीडर। फिर ये मसीता वाली हनुमानगढ़ तक एक चरण पूरा हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे मुख्य नहर, ऐसे समझेंगे पहले। मुख्य नहर, कौन सी नहर, मुख्य नहर। 2 भागों में बांटा हमने, एक तो फीडर नहर, एक मुख्य नहर। फिर यहाँ से लेकर ये नहर स्टार्ट हो गया दूसरा चरण, और यहाँ तक लेकर ये मोहनगढ़, जैसलमेर, मोहनगढ़ जैसलमेर तक। तो इसमें लिखे मुख्य नहर, लंबाई लिख ले 445 किलोमीटर है। अब देखो इसको जोड़ेंगे हम, 5 और 4 9, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4, 4 और 2 6, तो इनका योग कितना आ जाएगा, 649 किलोमीटर। तो ये भी आ गया। कुल लंबाई थी ये, कुल लंबाई कितनी थी इंदिरा गांधी नहर की, 649 किलोमीटर। तो इसको 2 चरणों में बांट दिया। पहले चरण में 204, दूसरे में 445। तो 445 प्लस 204 को हम जोड़ेंगे तो 400 और 200 कितने हो गए, 600, और 45 और 4 49, तो टोटल आंकड़ा आ जाएगा। तो इसमें आप लिखें मुख्य नहर, मुख्य नहर मसीता वाली। अब देखो यहाँ तक पूरा होगा, तो यहाँ से तो स्टार्ट करेंगे। मसीता वाली
से मसीतावाली से मोहनगढ़, मसीतावाली से मोहनगढ़ कोष्टक में लिख लेंगे जैसलमेर। मसीतावाली कहाँ था? हनुमानगढ़ में। जैसलमेर तक का भाग है, जैसलमेर तक का भाग है। तो ये 2 चरण कंप्लीट हो गए। मसीतावाली हनुमानगढ़ तक फीडर, फिर यहाँ से मुख्य नहर स्टार्ट हुई, ये कहाँ तक जाकर रुक गई? मोहनगढ़। तो मोहनगढ़ कहाँ है? जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। तो टोटल कितने हो गए? 649। अब आगे एक लाइन और लिख ली इसके नीचे। अब इस परियोजना को गडरा रोड, बाड़मेर तक बढ़ा दिया गया है। अब इस परियोजना को गडरा रोड, बाड़मेर, गडरा रोड का है, बाड़मेर तक बढ़ा दिया गया है। तो अभी याद रखेंगे। अब इसका अंतिम जो छोर था, पहले मोहनगढ़ जैसलमेर तक था, जो दूसरा चरण था। अब इसको अंतिम बिंदु कहाँ हो गया? गडरा रोड तक, जो राजस्थान के कौन से ज़िले में है? बाड़मेर ज़िले में। आगे देखो, ये आपने लिख लिया होगा। मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर और फीडर नहर की 204। ये थोड़ा समझाने के लिए मैं ये बनाया था। हरिके बैराज से उद्गम स्थल से लेकर मसीतावाली तक फीडर नहर और उसके बाद मुख्य नहर, और अब अंतिम बिंदु कहाँ तक कर दिया गया है? गडरा रोड, बाड़मेर तक। अब देखूं, इस नहर परियोजना में, अगली लाइन से लिखेंगे, इस नहर परियोजना में नौ शाखाएं, इनकी शाखाएं, इंदिरा गांधी नहर की शाखा कितनी है? 9 शाखाएं एवं 7 लिफ्ट नहरें बनाई गई है या निकाली गई है। 9 शाखाएं निकाली गई इसकी। तो ये भी प्रश्न पूछित कई बार, इंदिरा गांधी नहर में कितनी शाखाएं हैं? 9। लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? 7। तो छोटे प्रश्न में पूछ लेते हैं। निबंधात्मक प्रश्न में तो आपको कंप्लीट लिखना है। यानी इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर का वर्णन कीजिए। तो आप ये किसकी संयुक्त परियोजना है, कहाँ से निकलती है? रावी सतलज हरिके बैराज से निकलती है, जिसके 2 चरण थे। फीडर नहर वाला वो पूरा लिख देंगे आप। और अलग से प्रश्न पूछे, जैसे उद्देश्य पूछ लिया, तो पश्चिमी राजस्थान में जो व्यर्थ बेकार ज़मीन पड़ी है उनमें, वो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्या है, आबादी को बढ़ाने, बसाने के, वहाँ आबादी कम है, उनको बसाने के लिए इस नहर को विकसित किया गया। और ये भारत की नहीं, संपूर्ण एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। इसमें 9 शाखाएं और 7 लिफ्ट नहरें हैं। आगे लिखें, पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग की तरफ ऊंचाई अधिक होने के कारण, ऊंचाई अधिक होने के कारण, ऊंचाई अधिक होने के कारण जल को, आगे लिखेंगे आप, पूर्वी भाग की तरफ ऊंचाई अधिक होने के कारण जल को ऊपर उठाकर
जल को ऊपर उठाकर छोटी नहरों में डाला जाता है। कौन सी नहरों में? छोटी नहरों में डाला जाता है, जिन्हें लिफ्ट नहरें कहा जाता है, जिन्हें लिफ्ट नहरें कहा जाता है। यानी पूर्वी भाग की तरफ ऊंचाई अधिक है तो पानी ऊंचाई की ओर जा नहीं पाता, इस कारण से उनको लिफ्ट नहरों के माध्यम से क्या है, उस पानी को छोटी नहरों में डाला जाता है, जिसे लिफ्ट नहरें कहा जाता है। और अंतिम लाइन लिखें, इस नहर के द्वारा, इसी नहर के द्वारा 17.41 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर 17.41 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। 17.41 भी बोल सकते हैं इसको, करोड़ हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। तो आपका एक दूसरा इंदिरा गांधी नहर परियोजना पूर्ण हो गई। इसमें निबंधात्मक प्रश्न पूछे तो आपको पूरा लिखना है, और इसमें प्रश्न बीच में से पूछ ले, शाखाएं कितनी, 9, लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी, 7 ये क्यों बनाई गई, कि पश्चिमी राजस्थान में जो व्यर्थ बेकार ज़मीन पड़ी है, अनुपजाऊ ज़मीन पड़ी है, और उनमें उत्पादन बढ़ाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी को बसाने के लिए ये परियोजना बनाई गई। ये एशिया की पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। छोटे छोटे प्रश्न बन रहे हैं यहाँ से 2 चरण में। फीडर नहर की लंबाई कितनी है? 204, मुख्य नहर की 445, कुल लंबाई पूछे तो 649। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बना के आप याद करेंगे। और ये शाखाओं के नाम हो गए, कितनी ज़मीन पर 17.41 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। ये कंप्लीट हो गई। अगली परियोजना पढ़ेंगे हम। नदियों के नाम भी याद रखना है। हरि के ब्याज में रावी और सतलज नदी के संगम पर। ये प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं छोटे प्रश्नों में, एक नंबर के जो आते हैं। अब जो तीसरी अपनी परियोजना है जिसका नाम है माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना या कोष्टक में लिख ले, प्रारंभ 1971 में। कब प्रारंभ की गई थी? 1971 में। अब देखो माही बजाज सागर, पहले इसके बारे में थोड़ा हम जानकारी ले लेते हैं। माही बजाज सागर ये माही नदी पर बनाया गया है। नदी कौन सी? माही। माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाए गए हैं। तो बजाज शब्द कहाँ से आया? कि जो अपने स्वतंत्रता सेनानी थे श्री जमनालाल बजाज, तो उसका सरनेम है, तो उनके नाम पर, उस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर इस परियोजना का नाम क्या रखा गया? माही बजाज सागर परियोजना, जो माही नदी पर बनाया गया है। अब देखो ये कर्क रेखा है, थोड़ा समझा लेते हैं इसके बारे में। तो ये नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, विंध्याचल की पहाड़ियों से। विंध्याचल की पहाड़ियों से मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। और ये राजस्थान, ये मान लो ये राजस्थान है। राजस्थान में आपने पढ़ा होगा जीके में कि जो कर्क रेखा है वो अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। तो देखो ये मैप में हम देखें, दक्षिण में 2 ही जिले हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ये इन 2 जिलों में जाती हुई वापस आ जाती है कहाँ? गुजरात में। कहाँ आ जाती है? गुजरात में आ जाती है।
मध्य प्रदेश से, और ये अपना क्या, राजस्थान। तो 3 राज्यों में ये बहती है। मध्य प्रदेश से निकलती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहती हुई कहाँ चली जाती है, गुजरात में चली जाती है। अब देखो यहाँ एक प्रश्न भी बनता है कि माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार पार करती है, 2 बार। राजस्थान की वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, तो ये जीके का क्वेश्चन भी है, माही नदी। अब आप नक्शे में देख सकते हैं कि माही जो नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार पार कर रही है। देखो एक तो ऊपर जो प्रवेश करते समय और वापस गुजरात में प्रवेश करते समय, यानी एक तरफ ऊपर की तरफ ये जाके प्रवेश करती है, फिर वापस नीचे की तरफ आती है, तो ये 2 बार पार कर दिया। एक बार प्रवेश करते समय, एक वापस गुजरात में प्रवेश करते समय, तो याद रखना है, इससे हम समझ सकते हैं। और ये कर्क रेखा है, क्योंकि कर्क रेखा अपने राजस्थान से गुजरती हैं। जिले कौन से, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। तो यहाँ जो 2 जिले हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, कि जो आदिवासी इलाके हैं उनमें ये सिंचाई के लिए और पेयजल आपूर्ति करता है। तो ये समझने के लिए बनाया था, उसको याद रख सकते हैं। इसे 2 जिले ही हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब देखो यह है परियोजना राजस्थान व गुजरात की, राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है, संयुक्त परियोजना है। अगर लिखा हुआ नहीं दिख रहा लास्ट में तो सुन के लिख ले। ये परियोजना राजस्थान व गुजरात की, अब निकलती तो कहाँ से है, माही नदी, मध्य प्रदेश से, लेकिन मध्य प्रदेश इस परियोजना में या इसका लाभार्थी राज्य नहीं है। तो याद रखेंगे राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। अब देखो यह जो परियोजना है, इसमें राजस्थान के 2 जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो आदिवासी एरिया हैं उनमें आर्थिक विकास हेतु यह प्रारंभ की गई। तो इसमें हम लिख सकते हैं यह परियोजना राजस्थान के डूंगरपुर व बांसवाड़ा आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई व पेयजल यानी पीने का जल, सिंचाई व पेयजल आपूर्ति कर इस क्षेत्र का विकास करने हेतु बनाई गई। वो अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, यानी कि मैंने बताया उस हिसाब से लिखें। ये क्यों बनाई गई? ये परियोजना राजस्थान के 2 जिले, अभी मैंने बताया था डूंगरपुर बांसवाड़ा कर्क रेखा पर 2 ही हैं। तो डूंगरपुर ऐसे याद रखें, बांसवाड़ा आदिवासी क्षेत्र हैं, जैसे भील, गरासिया, डामोर, ये लोग रहते हैं वहाँ पर। पेयजल आपूर्ति करके इनको सिंचाई के लिए वह पेयजल आपूर्ति कर इस क्षेत्र का विकास करने हेतु बनाई गई। कौन से 2 जिले? डूंगरपुर बांसवाड़ा। अब देखो अगले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। इस नदी पर 2 बांध बने। कितने बांध? 2। एक तो राजस्थान में और दूसरा गुजरात में। तो
तो देखो साथ में याद भी हो जाएगा। माही नदी पर राजस्थान में बोरखेड़ा कहाँ है? बांसवाड़ा में। बोरखेड़ा कहाँ है? बांसवाड़ा में। इस माही नदी पर राजस्थान में बोरखेड़ा बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। अब देखो माही नदी पर राजस्थान में बोरखेड़ा जो कहाँ है? बांसवाड़ा। तो याद दोनों वैसे ही स्टार्ट हैं और ये भी वैसे ही स्टार्ट हैं। तो बोरखेड़ा कहाँ पे है? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में नहीं है। इसे याद रख, ये शब्द याद रख लें, जगह का नाम है बोरखेड़ा। तो ये दोनों वैसे ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये डूंगरपुर मत कर देना। बोरखेड़ा कहाँ है? बांसवाड़ा में। माही नदी पर, इसी नदी के नाम पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया। तो माही बजाज सागर बांध कौन सी नदी पर है? माही नदी पर। कौन से राज्य में? राजस्थान में, बांसवाड़ा में, बोरखेड़ा नामक स्थान पर। अब देखो एक बात मैंने बताया गुजरात में ही बनाया गया है। तो आगे देखो माही नदी पर या इस नदी पर, कैसे भी लिख लो। इस नदी पर गुजरात सरकार की लागत से, यानी इसका जो खर्चा था वो किसने उठाया? केवल गुजरात सरकार ने। इस नदी पर गुजरात सरकार की लागत से गुजरात में कडाना बांध, नीचे लाइन खींचेंगे, कडाना बांध बनाया गया है। और दो बांध याद रखेंगे, एक तो राजस्थान में तो कौन सा? माही बजाज सागर बांध। कहाँ? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध बनाया गया। और इसी नदी पर, यानी माही नदी पर ही गुजरात में गुजरात सरकार की लागत, यानी उसका जो खर्चा था आगे, वो गुजरात सरकार ने वहन किया। कडाना बांध बनाया गया। तो कडाना बांध कहाँ है? गुजरात में। कडाना बांध कहाँ है? गुजरात में। नदी कौन सी? माही नदी। तो एक तो माही नदी के नाम पर ही बनाया गया है और एक माही नदी पर कडाना नामक बांध बनाया गया है। तो आगे देखो, आज हमने ये जो परियोजनाएं पढ़ी है, चंबल घाटी, राजस्थान नहर और माही बजाज सागर परियोजना, आज हमारी 3 परियोजनाएं कंप्लीट हो गई है। अपना पार्ट कौन सा था? तीसरे पार्ट में जो हमारा जल संसाधन था उसमें हम राजस्थान की पढ़ी। आज हमने राजस्थान में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो ये यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। अगली लाइन से लिखिए, अंतिम लाइन लिखिए। अब ये इनकी मुख्य बातें थी। 2 बांध बनाए गए, याद रख लेंगे आप। आगे लिखिए अंतिम लाइन में, नहर प्रणाली को विकसित करने के लिए, नहर प्रणाली को विकसित करने के लिए मुख्य बांध से जो गुजरात में कडाना बांध है, मुख्य बांध से 500 मीटर नीचे की तरफ पिकअप बांध, जो पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं। पिकअप बांध क्या होता है? जिसमें विभिन्न बांधों का जल इकट्ठा किया जाता है, बाद में समान रूप से वितरित कर दिया। पिकअप बांध
एवं विद्युत तंत्र का विकास किया गया है। विद्युत तंत्र का विकास किया गया, यानी एक तो नहर पे का बांध बनाया गया और एक विद्युत तंत्र यानी बिजली बनाने के लिए विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। शेष जो परियोजना है अगली बीसलपुर बांध परियोजना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।